गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे आज हमारी क्लास के अंदर B31 बैच और B34 बैच आपस में मर्ज है। आप जानते हैं कि बच्चे एक बैच हमारे पास में हिंदी मीडियम होता है और ये बैच हमारे पास में इंग्लिश मीडियम है। तो हम स्क्रीन हिंदी में शेयर कर देंगे, आपको सारी चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दी जाएगी जैसा कि आप लोगों को बताया गया। ठीक है, चलिए तो बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि आज के इस क्लास के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आपका बैच है B34 के अंदर बच्चे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर 10 एंड 15, यानी कि एनसीईआरटी की ओल्ड बुक से 15 चैप्टर यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या चीज डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ का 6th चैप्टर। ठीक है बच्चे, 10th क्लास के मैथ का 6th चैप्टर जो कि आपका ट्रायंगल्स है, जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ये चैप्टर आज के इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपसे ही पूछेंगे कि आपका मतलब है कि आप स्टूडेंट, चाहे वो B31 के चाहे वो B34 के, आप हमें बताइए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आप लोगों ने सीखा होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और आप लोगों ने स्कूल के अंदर इतना तो जरूर सुन लिया होगा एक वर्ड सिमिलर फिगर्स। क्या कोई बच्चा डिफाइन करेगा अपनी तरफ से कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर? हम हिंदी में भी लिखेंगे बच्चे, आप परेशान मत होना, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हम सारी चीजों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीजों में लिखेंगे। क्या कोई बच्चा हमें बताएगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स कौन सी फिगर्स होती है? बताइए। कॉन्ग्रुएंट को हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट को हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम। और बच्चे सिमिलर को हम लोग बोलते हैं समरूप आकृतियां, समरूप आकृति। अब जल्दी से कोई बच्चा अपना माइक ओपन करेगा और बताएगा कि बच्चे सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती हैं और समरूप आकृतियां कौन सी होती है, क्योंकि स्कूल के अंदर तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सर मैं बोलिए। बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। सर सर्वांगसम तो उसे कहते हैं जिस आकृति का और वो से साइज और आकृति सेम हो। ठीक है, यानी कि और सर्वांग सम के अंदर हमें ये पता लग गया, आपने कहा सर इसका आकार भी बराबर होना चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए, और आपने कहा कि इसकी जो आकृति है वो भी समान होनी चाहिए। ठीक है, आकृति भी समान होनी चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए, ये सर्वांग सम के लिए, यानी कि आकृति एक समान हो और आकार भी समान हो। बताइए आगे सिमिलर फिगर्स के अंदर, बताइए जल्दी से। सर जी समरूप में आकार समान होता है। ठीक है, क्या कहा सर आपने? जी आकार आकृति समान होती है लेकिन आकार समान आकृति नहीं समान होता। होती है, आकार कंफर्म नहीं होता। आकृति आपने उल्टा बोल दिया था कि आकार समान होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, आकृति, आकृति समान होती है, आकृति समान होती है। और जो हमारे पास में आकार है बच्चे, वो छोटा बड़ा भी हो सकता है, आकार जरूरी नहीं कि वो समान हो। अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इतना याद रखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? सर सेम शेप, सेम शेप और सेम साइज, सेम साइज। जबकि हमारे पास में अगर बात की जाए सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है? सेम शेप, शेप एक जैसी होनी चाहिए और डिफरेंट साइज। साइज को डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, आप ये लिख सकते हैं साइज में बी डिफरेंट, साइज में बी डिफरेंट, साइज अलग होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो बच्चे आज हम लोग देखेंगे सर्वांग सम और समरूप आकृतियां, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं। देखिए ध्यान से देखना, अगर आपसे यह पूछा जाए बताइए क्या ये दोनों आकृति, आपको ये जो पेंसिल P1 दिख रही है और ये जो पेंसिल P2 दिख रही है, इन दोनों पेंसिल को देखकर आप क्या कहोगे? बच्चे सर्वांग सम है, ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। बस इतना ही कहोगे, कुछ और भी कहोगे? बताइए। अच्छा, आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी पे सबसे पहले एक स्टार मार्क करके लिख लीजिए। क्या करके लिख लीजिए? स्टार मार्क करके लिख लीजिए। देखिए क्योंकि हम लोग ये चीज अच्छे से जानते हैं कि सर स्कूल के अंदर ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज हमारी स्कूल के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। सर 6th चैप्टर कराओगे? हाँ बच्चे 6th चैप्टर ही चल रहा है और वही कराएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दो, क्योंकि आप लोग जानते हैं सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बैच को एक साथ पढ़ाना, हिंदी और इंग्लिश में टाइम भी कंज्यूम होता है और चीजें भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है। बस इस चीज की थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। देखिए आप लोग सबसे पहले लिखिए
कि जो हमारे पास में कॉन्ग्रेंट फिगर्स है, जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स है वो सिमिलर हो सकती है। लिख लीजिए, कॉन्ग्रेंट फिगर्स मस्ट सिमिलर, यानी कि जो जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं, यानी कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं वो सारी की सारी समरूप भी होती हैं। लेकिन पर जितनी भी सिमिलर फिगर्स होती हैं, सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी कॉन्ग्रेंट, यानी कि जो हमारे पास में सिमिलर फिगर्स होती हैं जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो समरूप आकृतियां होती हैं वो सर्वांग सम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आप लोग जानती हैं कि सर अगर हमारे पास में सेम शेप है, अगर उनका साइज भी सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रेंट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग इतना जरूर लिख लेना हैशटैग करके कि कॉन्ग्रेंट फिगर मस्ट सिमिलर, जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होंगी वो सिमिलर होंगी ही होंगी, लेकिन फिर जो फिगर सिमिलर होंगी वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया पेंसिल P1 है, पेंसिल P2 है, इन दोनों पेंसिल को देखकर आप क्या कहोगे? आप कहोगे सेम शेप, यानी कि सर इनकी आकृतियां समान है। सेम शेप के बाद में सेम साइज, यानी कि इनके आकार भी समान है, तो आप कहोगे सर ये सर्वांग सम आकृतियां हैं। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं सभी एक दूसरे के समरूप भी होती है, तो आप कह दोगे सर पेंसिल P1 और पेंसिल P2 को अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे दो सिंबल हमें याद रखना है, ये कॉन्ग्रेंट भी है, यानी कि हमारे पास में सर्वांग सम भी है, और जो हमारे पास में पेंसिल P1 है और जो पेंसिल P2 है ये हमारे पास में समरूप यानी कि सिमिलर भी है। क्या आप लोगों को दोनों के दोनों सिंबल्स पता लगे कि सर ये वाला जो सिंबल है हमारे पास में, ध्यान से देखना कौन सा सिंबल, सर ये वाला सिंबल जो है सर्वांग सम, लिख लेना सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रेंसी के लिए है। और अगर हम लोग बात करें सर ये वाला जो सिंबल है हमारे पास में, ये हमारे पास में समरूप यानी कि सिमिलरिटी के लिए। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? पहले ये बताइए सिंबल्स क्लियर हुए सभी को? ठीक है, अब बच्चे सिंबल से थोड़ा सा हम लोग आगे निकल कर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखिए, यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार यानी कि जो शेप है और आमाप यानी कि जो साइज है वो समान है तो दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। ये आप सभी को बता दिया गया था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप लोग इसको अपने पास रख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। सर्वांग सम का मतलब ऊपर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेंट फिगर्स, आप यहाँ से देख लेना कि सर सर्वांग सम का मतलब कॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे पास में, सर ये हमारे पास में दो क्या है, सर्कल है यानी कि वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त के अंदर आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या चीज दिखाई दे रही है कि सर अगर इनके आकार की बात, पहले तो हम लोग देखें क्या सर इनका जो शेप है वो एक जैसा है, यानी कि क्या आकृति एक जैसी है? आप कहोगे हाँ सर इन दोनों की आकृतियां एक जैसी है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वृत्त है, आकृति एक जैसी है। सर आकृति के बाद में क्या इनके आमाप यानी कि साइज भी एक जैसे? आप कहोगे हाँ सर इसका भी डायमीटर डी है और इसका भी डायमीटर डी है, यानी कि इन दोनों के साइज भी बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके आकार भी बराबर है और इनके आमाप यानी कि साइज भी बराबर है। और तो बच्चे हम लोग कह सकते हैं कि दोनों फिगर्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स यानी कि सर्वांग सम आकृतियां हैं। ठीक है, अब याद रखना कि एक समान व्यास डायमीटर डी वाले वृत्त जो होते हैं सर्वांग सम होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास में दो वृत्त है, याद रखना कि सर ये हमारे पास में वृत्त यानी कि सर्कल 1 है और ये हमारे पास में वृत्त 2 यानी कि सर्कल 2 है, अगर इनकी रेडियस बराबर है, मान लीजिए इसकी रेडियस है R1 और मान लीजिए इसकी रेडियस है R2, बच्चे अगर R1 बराबर R2 है तो आप कह दोगे कि दोनों के दोनों वृत्त कैसे हैं, दोनों के दोनों वृत्त सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रेंट। ठीक है, दोनों के दोनों वृत्त कैसे होंगे, सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रेंट होंगे। यहाँ तक बताइए कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ कि हाँ सर दोनों के दोनों वृत्त सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उनकी त्रिज्या बराबर है, अगर उनकी त्रिज्या आपस में। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखिए त्रिज्या अगर बराबर है तो आप लोग जानते हैं सर व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास अपने आप ही बराबर हो जाएगा। सर चिन्ह हमें क्लियर हो गया है कि सर ये जो चिन्ह है हमारे पास में कॉन्ग्रेंसी का चिन्ह है यानी कि सर्वांग सम का चिन्ह है। वैसे तो अगर देखा जाए 10th क्लास के अंदर हम लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है कॉन्ग्रेंसी के बारे में जानने की, बस ये होता है कि हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए कि सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन से होते हैं, सिमिलर यानी कि हमारे समरूप आकृतियां कौन सी होती है। बस हमारे पास में एक क्या होना चाहिए, एक हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए ताकि कोई हमसे पूछे तो बता दें, वरना तो हम बिना कॉन्ग्रेंसी के भी पूरा चैप्टर नंबर 6 पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप हमें बताइए क्या यहाँ पर जो आकृतियां वो एक जैसी हैं?
आप कहोगे हाँ सर आकृतियां तो बिल्कुल एक जैसी हैं कि सर ये भी वृत्त है, ध्यान से देखना कि सर ये भी वृत्त सर्कल है और सर ये भी वृत्त यानी कि ये भी सर्कल है। बोले दोनों सर्कल है कि नहीं, यानी कि आप कहोगे हाँ सर दोनों सर्कल है, यानी कि इनकी आकृतियां यानी कि इनकी शेप कैसी है, एक जैसी है। लेकिन पर क्या इनके आकार बराबर है, आप कहोगे सर इनके आकार बराबर नहीं है, यानी कि सर अब ये दोनों कैसे हैं, सर इनकी सेम शेप है, साइज डिफरेंट है, तो अब ये समरूप आकृतियां कहलाएंगी यानी कि सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। क्या ये कोंग्रेंट है सर्वांग समय, आप कहोगे नहीं सर ये कोंग्रेंट यानी कि सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि दो वृत्त तभी सर्वांगसम होते हैं जब उनकी त्रिज्या यानी कि रेडियस बराबर होती है। इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। सर जब हमें इतना पता लग गया है तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या चीज देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर हमें दिया गया है कि सर इनका आकार तो समान है परंतु इनके माप अलग अलग हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको कहेंगे कि ये समरूप आकृतियां हैं। क्या कहेंगे हम इनको कि सर ये समरूप यानी कि सिमिलर फिगर्स हैं। कैसे फिगर्स हैं? सिमिलर फिगर्स हैं। अब आप लोग कुछ एग्जांपल्स बताइए सिमिलर फिगर्स के अपनी तरफ से। अब आप लोग एग्जांपल बताइए कुछ सिमिलर फिगर्स के अपनी तरफ से। यहाँ तो हमें पता लग गया कि सर इन दोनों सर्कल्स को, वृत्त को अगर देखा जाए तो सर इन दोनों वृत्त को अगर हम लोग देखें तो सर इनकी शेप एक जैसी है यानी कि आकार बराबर है, लेकिन पर इनका साइज अलग अलग है, जिसकी वजह से ये आकृतियां हमारे पास में क्या है, समरूप आकृतियां हैं। बच्चे इस सिंबल को यहाँ पर ध्यान मत देना, ये सिंबल यहाँ पर सही से बन नहीं पाया है। ये सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, याद है सभी को? अभी बताया था आप लोगों को ये सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। जैसे हम लिखेंगे कि त्रिभुज 1 सिमिलर है त्रिभुज 2 के। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो गया? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सब ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी का साइन ये वाला। अब आप लोग कुछ एग्जांपल्स बताओगे अपनी तरफ से, जल्दी से बताइए। अब आप लोग जल्दी से अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स बताइए। भाई ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, बताओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से देनी चाहिए। आपने लिखा हमने देख रहे हैं चैट सेक्शन के अंदर कि कुछ बच्चों ने लिखा है स्क्वायर 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 और उसके बाद कुछ बच्चों ने लिखा इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेक्टेंगल। चलिए अब हम आपका कुछ भ्रम दूर करते हैं। अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि आप कुछ सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल दीजिए, तो बच्चे सबसे पहले आप सभी को क्या याद होना चाहिए कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर यानी कि जितने भी वृत्त होते हैं सभी एक दूसरे के कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को तो पता ही है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर यानी कि जितने भी वृत्त होते हैं सारे एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्यों सर? आपने 3 सर्कल बना लिए, 1 2 3, सर तीनों की तीनों आकृतियां एक जैसी हैं, तीनों के साइज अलग हैं, तो तीनों की तीनों आकृतियां क्या कहलाएंगी, हमारी समरूप कहलाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में? सर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास में ये होगा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर यानी कि आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जितने भी वर्ग होते हैं वो भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। सर मान लीजिए एक वर्ग हमारे पास में ये है, ठीक है बच्चे, एक वर्ग हमारे पास में ये है, मान लो ये वर्ग है, और बच्चे दूसरा वर्ग हमारे पास में ये है। और वर्ग की खासियत कौन बचाएगा? बच्चे बताइए वर्ग की खासियत क्या होती है? कि सर वर्ग के अंदर इनके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस वृत्त का नाम लिख दें ए बी सी डी, बच्चे आप कहोगे कि चारों कोण तो 90 डिग्री के होते हैं वृत्त के अंदर। ठीक है सर, चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। मान लीजिए त्रिभुज, ये मान लेते हैं वर्ग हमारे पास में यानी कि स्क्वायर पी क्यू आर एस है, बच्चे इसके अंदर भी चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी बच्चे? बराबर होंगी। मान लीजिए ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है और मान लेते हैं भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो सारी भुजा 8 सेंटीमीटर की होंगी। याद रहेगा सभी को कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, जितने भी वर्ग होते हैं सारे के सारे एक दूसरे के समरूप होते हैं। थर्ड आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है आप सभी को? ऑल, बताइए, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर यानी कि जितने भी हमारे पास में त्रिभुज होते हैं, अब इक्विलेटर को बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी से? समबाहु त्रिभुज। लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर सभी को कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं
वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास में, सर जितने भी हमारे पास में संभावित त्रिभुज होते हैं सारे के सारे एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब बच्चों के मन में भ्रम है, सर रेक्टेंगल पर आइए जल्दी से बच्चे। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, कभी कहो कि सर ने स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट नहीं है। अब आपके पास में ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन है आप लोगों के पास में ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, या तो आप आंसर बताएंगे ट्रू या फिर ऑफ आंसर बताएंगे फॉल्स। बताइए क्या है, ट्रू या फॉल्स? ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। बच्चे ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, नो, सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते। सारे के सारे रेक्टेंगल यानी कि जितने भी आयत होते हैं वो जरूरी नहीं है एक दूसरे के समरूप हो। अब इसका रीजन क्या है बच्चे, इसका रीजन आप लोग सीखोगे इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन पर थोड़ा सा आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा तब आपको इसका रीजन समझ में आए। ठीक है, अभी तो नहीं आ पाएगा, तो अभी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग इसको तभी समझे जब अभी हमारे काम में आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, आपको भी नहीं सर सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते। हमें सिर्फ तीन स्टेटमेंट याद रखने, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसके साथ में आप सभी को एक स्टेटमेंट और याद रखनी है। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि कौन सी स्टेटमेंट याद रखनी है सभी को, ये बताइए। बोले बच्चे कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखनी है, और कोई बच्चा बताएगा क्या? पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे की सर, पैरेललोग्राम के बारे में नहीं बच्चे, पैरेललोग्राम सिमिलर नहीं होते। ठीक है, चलिए अब इतना तो आप सभी को समझ में आ गया। एक स्टेटमेंट ये होती है बच्चे, आप लोगों से अगर पॉलीगन के बारे में पूछा जाए, पॉलीगन यानी कि अगर आप लोगों से बहुभुज के बारे में पूछा जाए, बहुभुज, तो आप लोग कितने बच्चे हैं जो जानते हैं कि बहुभुज क्या होता है? बताइए कितने बच्चे हैं जो जानते हैं कि बहुभुज क्या होता है? जल्दी से बताओ कितने बच्चे जानते हैं कि बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है? बच्चे बताइए पॉलीगन यानी कि बहुभुज क्या होता है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, वेरी गुड। बहुभुज का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। ये स्टेटमेंट एकदम ठीक आपने बोली है, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, पॉलीगन यानी कि जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। कोई और बच्चे इसको थोड़ा सा बताएगा? बच्चे वो निशा शर्मा, वो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये सारी चीजें हमें इतना नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो तीन चीजें छोटी छोटी जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए पॉलीगन आप लोगों के साथ में वर्ड क्यों आया, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जब आप खोलोगे चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, तो आपको वहां बहुभुज लिखा हुआ जरूर दिखाई दे जाएगा एक्सरसाइज 6.1 में। इसी वजह से हमने पूछा कि बहुभुज यानी कि पॉलीगन क्या होता है। अगर आपको हमारी बात का विश्वास नहीं है तो आपके पास में बुक होगी 6.1 खोल कर देख लो, उसके अंदर पहला वर्ड आपको दिख जाएगा बहुभुज कहीं ना कहीं लिखा हुआ। ठीक है, चलिए तो बहुभुज होता क्या है? बहुभुज हमारे पास में एक ऐसी बंद आकृति होती है, याद रखना सर, बहुभुज हमारे पास में एक ऐसी बंद आकृति होती है। बंद आकृति का मतलब भी समझाएंगे कि सर बंद आकृति का मतलब क्या होती है। एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं होती हैं। ठीक है बच्चे, अब बताइए क्या होता है बहुभुज, जल्दी से बताइए। बंद आकृति जिसकी तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 or more than 3 sides. Any closed figure having 3 or more than 3 sides. एक ऐसी बंद आकृति यानी कि एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी तीन या तीन से ज्यादा साइड हो। क्योंकि बच्चे अगर दो साइड होंगी तो कोई भी जो हमारे पास में फिगर होगा वो क्लोज्ड। क्या दो आप साइड लेकर के एक क्लोज फिगर बना सकते? नहीं। क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम आपको 3 साइड चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग 4 साइड ले सकते हैं, 4 साइड आप लोग क्लोज साइड ले सकते हैं, आप लोग 5 साइड से क्लोज फिगर बना सकते हैं, आप 6 साइड ले सकते हैं, आप 6 साइड से क्लोज फिगर बना सकते हैं। यानी कि सारे के सारे आपके पास में क्या है? पॉलीगन के एग्जांपल्स। बोलिए बच्चे इतना क्लियर कि सर चाहे हमारा ट्रायंगल हो, चाहे हमारा क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे हमारा पेंटागन हो, चाहे पास में हमारा हेक्सागन हो, यानी कि हमारा त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, ये जितनी भी आकृतियां सारी की सारी बहुभुज
यानी कि पॉलीगन के अंदर आती है। सबसे छोटा पॉलीगन हमारे पास में त्रिभुज होता है जिसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं, उसके बाद में 4 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला। अब इस चैप्टर के अंदर स्पेशल क्या है सर? स्पेशल तो ये है कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। सब कुछ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तभी इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है। यानी कि हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 में जैसे कि हमारे पास में 4 भुजाओं वाला है, ये 5 भुजाओं वाला है, ये 6 भुजाओं वाला है, हमें कोई कैसे पता लगेगा कि 4 भुजाओं वाली आकृतियां समरूप है कि नहीं, 5 भुजाओं वाली आकृतियां समरूप है कि नहीं, 6 भुजाओं वाली आकृतियां समरूप है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे? तो बच्चे उसके लिए एनसीईआरटी की बुक में एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, वो हम लोग जस्ट एक पोल में क्वेश्चन करने के बाद में समझेंगे। इतना क्लियर सभी को? एक पहले क्वेश्चन पोल के अंदर हम लोग पूछेंगे। बस इतना बताइए कि आपको पॉलीगन बहुभुज क्लियर हो गया कि सर बहुभुज वो होता है जो एक बंद आकृति होती है जिसकी 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं होती है, पॉलीगन यानी कि सर एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन 3 साइड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये देखिए समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। अब आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सर 2 आकृतियां जिनके समान आकार हो परंतु उनके आमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यानी कि सर 2 आकृतियां यानी कि 2 फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। अच्छे सेम शेप होनी चाहिए बट जरूरी नहीं है कि उनके साइज भी सेम हो, तो उनको हम लोग समरूप यानी कि सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। जैसे कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों ही ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन पर जरूरी नहीं है कि इनके साइज बराबर हो, इनको हम लोग समरूप आकृतियां बोलते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सर ये हमारे पास में सर्कल्स हैं यानी कि वृत्त हैं। सर इनकी आकृतियां यानी कि इनकी शेप एक जैसी है, लेकिन पर सर इनके साइज यानी कि माप अलग अलग है। तो जितने भी वृत्त हैं एक दूसरे के समरूप है, जितने भी वृत्त हैं वो सभी एक दूसरे के समरूप है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, हैशटैग कर लेना इसको सभी। हैशटैग का मतलब है याद कर लेना कि सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि इनका आकार समान होता है, यानी कि इनकी शेप सेम होती है, इसी वजह से सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त। ठीक है, किसी भी वृत्त को आप लोग नहीं कह सकते। क्या सभी वर्ग या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? जस्ट अभी आप लोगों को समझाया कि याद कर लेना है सभी को कि सर जितने भी वर्ग हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के समरूप यानी कि सिमिलर हैं, और जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर वो भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपसे कोई कहने लगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बच्चे आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। अगर आपसे कोई कहने लगे आइसोस्केलस यानी कि विषमबाहु त्रिभुज समरूप होते, नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ ये खासियत किसके अंदर होती है? समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर खासियत होती है कि आप कोई सा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले आओ वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समरूप यानी कि सिमिलर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को याद रखना है, हाँ सभी वर्ग या सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, ये हमें सभी को अच्छे से याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ इन्होंने कह दिया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो यहाँ पर देखो सर्वांग सम का चिन्ह है, कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आप लोग जानते ही हैं बच्चे कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है यानी कि उनकी आकृतियां भी समान है और उनके आकार भी समान है। ठीक है, तो बच्चे आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग ये कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास में 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, अगर हमारे पास में 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर ये जाहिर सी बात है, ये 100% सच बात है कि वो दोनों समरूप यानी कि सिमिलर भी होंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अगर 2 त्रिभुज हमारे पास में यानी कि कॉन्ग्रुएंट है तो 100% गारंटी है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप यानी कि सिमिलर भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर हैशटैग कर लेना कि सर्वांगसम आकृतियों के आकार समान होते हैं, इसलिए सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। ये सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। अब आप लोगों को ये भी पता है कि सर ये जो चिन्ह है हमारे पास में, ये चिन्ह है सिमिलरिटी का, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है यानी कि समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और आप लोग जानते हैं कि सर अगर दोनों आकृतियां कैसी हैं? सिमिलर यानी कि समरूप है, तो इनकी आकृतियां तो एक जैसी हैं कि सर ये भी त्रिभुज है यानी कि सर ये भी ट्रायंगल है, और ये भी त्रिभुज है यानी कि ये भी ट्रायंगल है।
लेकिन पर क्या ये दोनों साइज में बराबर होंगी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नहीं होती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हम लोग लेकर चलते हैं कि नहीं होती, क्योंकि बहुत कम केस में होती है। क्लियर हुआ सभी को? यस बोले इतना सर। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो आप लोग यस इस माइक सर। पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग डाउट नहीं पूछेंगे। आप लोग अपना माइक ओपन करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब आप लोगों ने यहाँ तक कितनी सारी चीजें सीख ली हैं? क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक बार बताएगा सभी को क्या आप लोगों ने यहाँ तक? अच्छा, एक चीज और सीख लो लास्ट, कि बच्चे जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती है, याद रखना, जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, तो वो सिमिलर यानी कि समरूप आकृतियां होती हैं। ये बात 100% सच है, हमेशा सच है। लेकिन पर जितनी भी हमारे पास में समरूप आकृतियां होती हैं, कोई कहने लगे कि समरूप आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां भी होती हैं, तो आप कह दोगे नहीं होती, ये नहीं होती। इसे याद कर लीजिए, सही शब्दों में लिख दिया गया है कि आप इसे लर्न कर लीजिए कि हर सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। अगर सर्वांग सम है तो समरूप होंगी ही होंगी, लेकिन पर हर समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। इतना क्लियर हुआ सभी को? यहां यस तक सर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके अभी तक की सारी समरी बताएगा कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। कोई भी एक बच्चा माइक ओपन करके बताइए। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए बच्चे। सर हमने कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में पहले तो डिफाइन किया कि कॉन्ग्रेंट और सिमिलर क्या होता है। कॉन्ग्रेंट फिगर जिसमें साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होती है। सिमिलर में शेप सेम होती है, साइज का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर हो सकता है, सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। वेरी गुड। यानी कि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब आप वो 3 पैरामीटर बता सकते हैं क्या कि कौन कौन सी फिगर्स हैं जो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होती ही होती हैं? इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक स्क्वायर है, और तो आप सर्कल। लोगों को ऐसे याद होना चाहिए, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है बच्चे, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। बोले इतना क्लियर सभी को? ये आप सभी को अच्छे से याद यस सर। होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में सुन लीजिए, सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, और सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं। बताइए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए पोल के अंदर आप लोगों से, बताइए जल्दी से। क्या पोल के अंदर यस आप लोगों सर। से यस क्वेश्चन सर। पूछ? ठीक है बच्चे, तो आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर जब जब क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जाता है तो हमारा चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो सामने आया नहीं है और आपने पहले पोल सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया है। बच्चे इसी वजह से बंद किया था क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी आंसर कर देंगे उस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सामने क्वेश्चन आ चुका है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि समरूप सर या कर फिर दिया। समरूप होते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ आंसर कीजिए बच्चे, बस आप लोग सिर्फ आंसर कीजिए। क्लास के अंदर 53 स्टूडेंट्स हैं, 53। अब देखिए क्लास के अंदर 53 स्टूडेंट्स हैं। अब दो चीज निकल कर आएंगे, कितने बच्चे आंसर करते हैं, कितने बच्चों ने आंसर किया, उनमें से सही कितने करते हैं। चलिए, अभी तक 53 में से 22 बच्चों का आंसर आया है। अभी तक 53 में से 22 बच्चों का आंसर आया है, और अभी तक 31 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए, अभी 25 बच्चों का आंसर आ गया है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं सर 25 का आंसर आ गया है तो हमारे पास में कितने बच्चे ऐसे हो गए सर? 28 बच्चे ऐसे जिनका अभी तक आंसर नहीं आया है। चलिए, 30 बच्चों का आंसर आ गया है, तो सर अभी तक 23 बच्चे ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है। चलिए, अभी 33 बच्चों का आंसर आ गया है, तो सर हमारे पास में 20 बच्चे ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है। चलिए, 37 बच्चों का आंसर आ गया है, 38, जल्दी से कीजिए बाकी बच्चे भी। 38 बच्चों का आंसर आ गया है भाई, 38। बस रुक गए क्या 38 पर ही? 40 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। अभी 13 बच्चे बाकी हैं, लग रहा है 40 पर रुक गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 44 बच्चों का आंसर आ गया है और 9 बच्चे बाकी रह गए हैं। पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सुन लीजिए, चैट के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। अगर आपने पोल के अंदर आंसर कर दिया है तो चैट के अंदर आंसर नहीं करना है। ये मत सोचना कि सर हम तो 2 बार करेंगे, पोल में भी चैट में भी नहीं। अगर पोल में कर दिया है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि चैट के अंदर आंसर मत कर, ठीक है। चलिए, चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए या फिर उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। तो बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, हम पहले आपको पोल का रिजल्ट बताएंगे। बच्चे, पोल का जो रिजल्ट है वो है हमारे पास में। सुन लीजिए बच्चे, पोल का रिजल्ट सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा पोल का रिजल्ट जान करके। इसका जो पोल का रिजल्ट है वो है 37 एंड 7। 37 एंड 7। बच्चे, चैट के अंदर एक ही बच्चे का आंसर आया है, परी का ये ऑप्शन। यानी कि कितने बच्चों का आंसर आया है? 45 बच्चों का। क्लास के में ना नहीं हो रहा था मेरा, ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने चैट में किया। ठीक है सोनिया, तो आपका आंसर चैट में आया तो नहीं था सोनिया? अभी भी देख लो चैट में, तो आपका आंसर सोनिया बाद में आया है। ठीक है, सोनिया कुमारी के नाम से बाद में आया है। अब बाद में एक दो बच्चों को और आंसर आया है परी के बाद में। तो परी का ए ऑप्शन था, बाद में बालाजी बालाजी के नाम से एक बच्चे का ए था, सोनिया के नाम से ए था, हिमांशु के नाम से ए था, भाई सिंह के नाम से ए था। ठीक है, तो अभी हम लोग परी बच्चे इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। साइज और शेप के ऊपर के अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट अभी हमने बेसिक जानने की कोशिश की। तो अभी के लिए मान के चलो कि आपकी एक्सरसाइज 6.1 के लिए काफी, 6.1 के लिए भी काफी नहीं है, सिर्फ 6.1 के शुरू के 3 फिल इन द ब्लैंक्स के लिए काफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो सभी पोल स्क्वायर्स आर सिमिलर। आपको स्टेटमेंट याद कराई गई थी कि सर जितने भी वर्ब होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये आपको एज इट इज याद ही कर लेना है। ठीक है बच्चे, आपको एज इट इज याद ही कर लेना है। चलिए, इसके ऊपर ज्यादा टाइम तो गवाएंगे नहीं हम। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। पर ये आपका जो डाउट था, पर ये आपका जो भी डाउट था कि क्या इतनी कंडीशन सफिशिएंट है, बच्चे उसके आगे अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इतनी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है कि सेम शेप हो और सेम साइज या डिफरेंट साइज हो तो फिगर्स कॉन्ग्रेंट या सिमिलर हो जाएंगी। ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं होती दोनों ही केस में। ठीक है, अब केस कौन कौन से अराइज होंगे वो हम लोग देखेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे बहुभुज का समरूपता, या फिर यहाँ पे होना चाहिए बहुभुज की। बच्चे प्लीज माइक जिसका भी ओपन है, बच्चे प्लीज माइक बंद कर लिया करो जिसका भी ओपन होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुभुज की समरूपता यानी कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। अब या तो क्लास के अंदर कोई बच्चा जानबूझ के बेवजह में बार बार माइक ओपन कर रहा है। ये रूपा, बच्चे जब हम अपनी तरफ से माइक बंद कर दे रहे हैं तो आप लोग अपनी तरफ से माइक क्यों ओपन कर रहे हैं? रूपा के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है, अगर इस बार आपका माइक ओपन हुआ तो आपको क्लास से बाहर निकाल के ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, चलिए सामने देखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज की समरूपता यानी कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन आप लोग जान चुके हैं क्या होता है। सर पॉलीगन क्या होता है हमारे पास में? एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स। बहुभुज क्या होता है? सर एक ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं हो, क्या कहलाता है? वो बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब कोई बहुभुज अगर हमें दे दिया जाए, ठीक है, तो वो समरूप कब कहलाएंगे? तो बच्चे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास में 2 नए वर्ड्स आ गए हैं। हो सकता है आप लोग जानते हो सकता है आप लोग ना जानते हो। सर एक है हमारे पास में संगत कोण, एक है हमारे पास में एक ही अनुपात। अब पहले हम लोग इन दोनों चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं कि सर एक ही अनुपात का मतलब क्या होता है। एक ही अनुपात, इसको इंग्लिश के अंदर हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, इतना क्लियर सभी को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश वाले समझ लेना पहले, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे। व्हेन टू रेशोस आर इक्वल, बच्चे जब दो रेशो बराबर होते हैं, व्हेन टू रेशोस आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन। यानी कि जब दो रेशो बराबर होते हैं, यानी कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो वो एक ही अनुपात यानी कि समानुपात या समानुपाती कहलाते हैं। एक ही अनुपात को हम लोग समानुपाती भी कहते हैं। अब समझना इस सारी चीजों को क्या है। व्हेन टू रेशियोस आर इक्वल, जब दो अनुपात बराबर होते हैं, व्हेन टू रेशियोस आर इक्वल, जब दो अनुपात बराबर होते हैं, देन दे आर इन प्रोपोर्शनल, तो हम उनको समानुपाती कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा राम और यहाँ पर हमने लिखा एक बच्चा और ले लेते हैं, राम को छोड़ करके हमने एक बच्चा लिया अमन। क्लास के अंदर एक बच्चा है अमन और एक है ललित, ठीक है। अब मान लो अमन के पास में 20 रुपए हैं, ठीक है सर, और ललित के पास में 15 रुपए हैं। अब बताओ अमन और ललित के पास में जो 20 रुपए और 15 रुपए, इनका अनुपात क्या है? बच्चे आप लिखेंगे अमन बटे ललित, ऐसे तो लिखते हैं अनुपात। और बच्चे आपने लिखा है यहाँ 20 रुपए हैं और 15 रुपए हैं, और आपने इनको काट दिया 5 से, 5 चौक 20, 5 या 15, यानी कि अमन और ललित के पास में जो रुपए हैं वो 4:3 में है। पहले ये बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? अनुपात क्या होता है कि सब जब दो चीजों को हम लोग रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं तो अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब आप हमें बताइए, यहाँ लिखा है टू रेशियोस आर इक्वल, बच्चे ये तो एक ही अनुपात है। अब मान लीजिए क्लास के अंदर अमन और ललित तो है ही है, लेकिन पर हमने ये मान लिया कि सर क्लास के अंदर हमारे पास में एक कौन है, मान लेते हैं एक अमन नहीं, एक ले लेते हैं हम, बच्चा है हमारे पास में, कौन है, अंकित नाम से, और एक ले लिया हमने पंकज के नाम से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके पास में कितने रुपए हैं, मान लेते हैं कि इसके पास में 40 रुपए हैं और इसके पास में 30 रुपए हैं। अब बताओ इन दोनों का अनुपात कितना है? आप कहोगे सर अगर आपने अंकित और पंकज का अनुपात निकाला तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? इसके पास में 40 रुपए, 30 रुपए, 10 से काटा 4, 10 से काटा 3, यानी कि सर पंकज और अंकित और पंकज के पास में जो रुपए हैं वो भी 4:3 में है। तो ये दोनों रेशियो बराबर है, यानी कि 20/15 का जो अनुपात है वही अनुपात 40/30 का है। व्हेन टू रेशियोस आर इक्वल, जब दो रेशियो बराबर होते हैं तो वो समानुपाती कहलाते हैं। अब बताइए इतना क्लियर सभी को? व्हेन टू रेशियोस आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन। अब दो ही जरूरी नहीं है, आप अगर इसको ऐसे लिख देंगे बच्चे 20/15 बराबर 40/30 बराबर 16/12, तो ये भी प्रोपोर्शनल कहलाएंगे क्योंकि सारे के सारे रेशियो बराबर है। बच्चे इसको काटोगे 5 से तो 5 चौक 20, 5 या 15, बच्चे इसको काटोगे 10 से, 10 चौक 40, 10 या 30, बच्चे इसको काटोगे 4 से, 4 चौक 16, 4 या 12, तो सारे रेशियो ही बराबर है, यानी कि ये सारे नंबर क्या है हमारे पास में? प्रोपोर्शन में है। अब ये बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को कि एक ही अनुपात का मतलब क्या होता है? जब उनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती कहलाते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, एक तो सर हमें ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा वर्ड क्या था हमारे पास में? दूसरा वर्ड सर हमारे पास में था संगत कोण। बच्चे एक तो ये पता लग गया एक ही अनुपात क्या होता है। अब संगत कोण क्या होता है? संगत कोण का मतलब ये होता है बच्चे, मान लीजिए हमारे पास में दो, पहले तो आकृतियां हैं, आप लोग ध्यान से सुनना इस चीज को। संगत कोण, मान लीजिए हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमने कहा ABC है और एक त्रिभुज हमने कहा PQRS है। मान लीजिए त्रिभुज था ABC और हमने कहा ये त्रिभुज है हमारे पास में PQR। बच्चे अगर आपने ये कहा, ध्यान से सुनना, कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अगर आपने ये कह दिया तो बच्चे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत काम की है, तो आप कहोगे सर संगत कोण बनेगा A के संगत P, यानी कि कोण A और कोण P संगत कोण कहलाएंगे, कोण B और कोण Q संगत कोण कहलाएंगे, कोण B और कोण Q संगत कोण कहलाएंगे, कोण C और कोण R संगत कोण कहलाएंगे, कोण C
और कोण आर संगत कोण कहलाएंगे कब? जब आपने कहा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। मान लो आपने ये कह दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के, तो अब संगत बदल चुका है। ए और क्यू संगत कोण है, यानी कि कोण ए और कोण क्यू संगत कोण है। कोण बी और कोण पी संगत कोण है। कोण बी और कोण पी संगत कोण है। कोण सी और कोण आर संगत कोण है। बताइए इतना क्लियर हो? संगत का मतलब क्या होता है? अगर आपने इस त्रिभुज में पहले इसको लिया है तो आप उस त्रिभुज में पहले इसी को लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन क्या आ जाए कि सर ये हमारे पास में दो त्रिभुज है, लीजिए एक त्रिभुज ये रहा और सर एक त्रिभुज ये रहा। अब दोनों त्रिभुज है, जाहिर सी बात है सर इनकी सेम शेप है, लेकिन पर साइज अलग अलग है, तो क्या ये समरूप होंगे? बच्चे समरूप होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अभी आप पढ़ते हैं, अभी आपको बताई जाएगी। मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ लिखा है, आपने कहा सर 30 ये रहा। मान लेते हैं 70 डिग्री यहाँ लिखा है, 70 डिग्री ये रहा। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है पास में कितना हो गया बच्चे 80 डिग्री, और 80 डिग्री यहाँ लिखा है। तो आप क्या कहोगे कौन सा कोण किसके संगत है? बच्चे 30 मान लीजिए ए बी सी है, तो यहाँ पे आपने पी क्यू आर देखा, तो आप ये कहोगे सर ए कोण के संगत आर कोण है क्योंकि आपस में बराबर है। सर बी कोण के संगत पी कोण है क्योंकि आपस में बराबर है, और कोण सी के संगत कोण क्यू है क्योंकि आपस में बराबर है। तो इतना क्लियर हो संगत का मतलब क्या होता है? ये बताओ, सिर्फ संगत का मतलब बताना क्या होता है। यानी कि संगत का मतलब होता है जो कहां पर आएंगे सर, जो कि एक दूसरे के साथ में या तो बराबर होकर आएंगे, या फिर अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सर पहले नंबर पे जो लिखा होगा, दूसरे त्रिभुज के पहले नंबर पे जो लिखा होगा वो एक दूसरे के संगत कहलाएंगे। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब थोड़ी सी चीजें यहाँ हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, त्रिभुजों की समान संख्या वाले दो बहुभुज, समान संख्या भाई हो सकता है दोनों के दोनों बहुभुज में 3 संख्याएं हो सकता है दोनों के दोनों बहुभुज में 4 संख्याएं हो सकता है दोनों के दोनों बहुभुज में 5 संख्याएं। जाहिर सी बात है सर भुजाओं की समान संख्या होनी चाहिए दोनों बहुभुज में, या तो दोनों बहुभुज के अंदर 3 भुजाएं हो, या दोनों बहुभुज के अंदर 4 भुजाएं हो, या दोनों बहुभुज के अंदर 5 भुजाएं हो। कौन से दोनों बहुभुज? जिनको आप समरूप करने की कोशिश कर रहे हो, या जिन्हें आप समरूप बोलना चाह रहे हो, यानी कि जिन्हें आप सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जिन्हें सिमिलर बोलना चाह रहे हो, वो दोनों के दोनों पॉलीगन या तो उनकी 3 साइड हो, या उनकी 4 साइड हो, या उनकी 5 साइड हो। यानी कि सबसे पहले तो उनके अंदर नंबर ऑफ साइड ही बराबर हो। अगर उनके अंदर नंबर ऑफ साइड बराबर है तो उनके संगत कोण को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, और इनकी संगत भुजाएं यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कैसी होनी चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, या तो प्रोपोर्शनैलिटी में होने चाहिए या फिर वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, अब बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखना इस चीज को, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें बच्चे, ये हमारे पास में ABCD है और ये हमारे पास में PQRS है। क्या इनके अंदर दोनों के अंदर समान भुजाएं हैं? आप कहोगे हाँ सर, इसके अंदर भी 4 भुजाएं हैं और सर इसके अंदर भी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर 4 भुजाएं हैं। अब देखो आपको दिख रहा है कि सर एंगल AP के बराबर है। कैसे पता? क्योंकि सर उसके ऊपर भी एक निशान है और एंगल P के ऊपर भी एक निशान है, यानी कि एंगल A बराबर है एंगल P के। अब देखिए एंगल जो D है वो बराबर है एंगल S के, यानी कि जो एंगल D है वो बराबर है एंगल S। जो एंगल B है वो बराबर है एंगल Q के, और जो एंगल C है बच्चे वो बराबर है एंगल R के। ये बताओ इतना क्लियर? यानी कि जो हमें त्रिभुज, ये जो हमें चतुर्भुज दिख रहे हैं, जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं सर, एक का नाम ABCD है और एक का नाम PQRS, और सर हमें ये दिख रहा है कि सर जो हमारे पास में A एंगल है वो P के बराबर है, जो B एंगल है वो Q के बराबर है, जो C एंगल है वो R के बराबर है, जो एंगल D है वो S के बराबर है। तो बच्चे ये बताइए क्या इतने से देख करके आप ये कह दोगे, क्या इतने से देख करके आप ये कह दोगे कि दोनों बहुभुज समरूप है? ये बताओ, माइक ओपन करके बताओ, क्या इतने से देख के कह दोगे दोनों समरूप है? नहीं बच्चे, आपको ये दोनों चीज देखनी चाहिए। सर संगत कोण बराबर है तो भी ये भी सच होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं मिलेगी तो आप उनको सिमिलर नहीं बोलोगे। अभी तक आप कहोगे सर हमें साइड्स का अनुपात तो पता ही नहीं है। भाई साइड्स का अनुपात तो मैं कहीं नहीं दिख रहा। तो आपने ये कहा कि सर अगर यहाँ देखा जाए कि सर ठीक है
यानी कि एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के, एंगल डी बराबर एंगल एस के, इतने को देखकर हम समरूप नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि सर जो ए बी साइड है उसका अनुपात पी क्यू के साथ में, यानी कि ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में अगर निकाला जाए तो बच्चे वो बराबर आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए। जब हम बीसी का अनुपात निकाले क्यू आर के साथ में, वो बराबर आना चाहिए जब हम सीडी का अनुपात निकालें, जब हम सीडी का अनुपात निकालें एस आर के साथ में, और वो बराबर आना चाहिए कि सर जब हम लोग एडी का अनुपात निकाले पी एस के साथ। बोले इतना क्लियर? जब ये दोनों चीज हो जाएंगी कि सर इनके तो संगत कोण भी बराबर है और जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में है, तब जाकर के हम क्या कहेंगे सर, तब जाकर के हम ये कहेंगे कि सर इनके संगत कोण बराबर थे, फिर इनकी संगत भुजाएं अगर देखी जाए तो सर उनके अनुपात बराबर थे, यानी कि जो संगत भुजाएं थी सर वो कैसी थी, एक ही अनुपात में थी। तब जाकर के हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों के दोनों हमारे पास में जो बहुभुज है वो कैसे हैं, एक दूसरे के समरूप है। बोले इतना क्लियर सभी को? आप दोनों चीज देखोगे, आप लोग दोनों चीज देखोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये ताजमहल, ये तीनों ताजमहल क्या एक दूसरे के समरूप है? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि आपको याद रखना है कि जितने भी इमेजेस होती हैं, जितने भी फोटो होते हैं, आप लोग अपना फोटो खिंचवाएंगे। हो सकता है आपने फोटो खिंचवाया एक बड़े फ्रेम के अंदर, और हो सकता है फिर आपने अपना फोटो उसी को छोटे फ्रेम के अंदर बनवाया। तो जितने भी फोटोज होंगे कैसे होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्लियर सभी को? फोटोज क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसको बताइए नीचे दिए गए बहुभुज समरूप है या नहीं। ये आपको दिख रहा है कि दो बहुभुज दे रखे हैं, एक एबीसीडी एक पीक्यूआरएस। ये बताइए क्या ये समरूप है या नहीं? समरूप है समरूप है। सर, इनके कोण भी बराबर है और अनुपात भी बराबर भुजाओं की। ठीक है, तो बताइए नाम क्या लिखें, कौन सा त्रिभुज, कौन सा जो हमारे पास में चतुर्भुज है वो किसके समरूप है? ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का साइन है, चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है चतुर्भुज क्यू आर एस टी के। लिख सकते हैं क्या? चलेगा क्या? नो सर। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बच्चे? इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि एंगल ए 110 है। तो बच्चे 110 हमें सबसे पहले चाहिए, यानी कि पी सबसे पहले चाहिए। अगर एंगल बी हमारे पास में कितना है, 70 है, तो अगला एंगल हमें 70 ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बच्चे ए बी सी, देखो एक तो इन्होंने नंबर बड़ा अजीब लिखा है, नंबर अजीब का मतलब है आपको लिखना पड़ेगा ए सी डी बी, ए सी डी बी समरूप है पी क्यू आर एस के। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए इतना क्लियर सभी को? ये समरूप क्यों हो गया पता है ना सभी को? क्योंकि देखिए एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल डी बराबर है एंगल आर के, और बच्चे एंगल बी बराबर है एंगल एस के। इनके संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात। बच्चे देखिए यहाँ से देखिए एसी का अनुपात इसके साथ में पी क्यू के साथ में। बच्चे एसी कितना है हमारे पास में 3, पी क्यू कितना है 6, सर ये अनुपात 1/2 है। सर सीडी का अनुपात देखिए किसके साथ में, क्यू आर के साथ में। बच्चे सीडी का अनुपात देखिए क्यू आर के साथ में, सीडी कितनी है 2 और क्यू आर कितना है 4। अब बच्चे यहाँ से देखो डीबी का अनुपात किसके साथ में, आरएस के डीबी का अनुपात, डीबी का अनुपात यानी कि 2.5 और ये 5 कितना आ गया 1.1/2। और बच्चे आप लोग देखेंगे आगे एबी का अनुपात किसके साथ में, पीएस के साथ में। बच्चे एबी कितनी है हमारे पास में 5 और पीएस कितने हमारे पास में 10, कितना आ गया 1/2। तो सारे अनुपात कितने 1/2 है, यानी कि संगत कोण बराबर है और जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में है, यानी कि समानुपाती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सब दोनों के दोनों बहुभुज कैसे हमारे समरूप है। बोले क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये क्लास आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।
बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे।